तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है फरहान अख्तर और स्वागत है आप सभी का एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल पर। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। देखिए, आज हमारे पास है क्लास 10th का जैव प्रक्रम वाला चैप्टर और ये है लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने पोषण और पोषक तत्वों के बारे में बात किया था। वो लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है पोषण के प्रकार। ठीक है, पोषण के प्रकार और पाचन। ये जो पाचन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम पूरा पाचन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक क्या है। देखिए पहला टॉपिक है पोषण के प्रकार। पोषण मैंने आपको बताया था, पोषण का मतलब क्या होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन। ठीक है, भोजन के द्वारा हमको मिलता है पोषण। ठीक है, और ये पोषण होता है 2 प्रकार का। इसको न्यूट्रिशन कहते हैं, TRI होगा यहाँ पर, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण होता है 2 प्रकार का बेटा। पहले का नाम है स्वपोषण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है विषम पोषण जिसको कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक। अब इस सम पोषण का मतलब क्या है, जब कोई जीव अपने द्वारा भोजन बनाए, अपने से, या तुम लिख सकते हैं अपने से भोजन बनाए, तो उसको कहा जाता है स्वपोषण या फिर स्वपोषी पोषण। जैसे पौधे। ठीक है, पौधे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोग पौधों से प्राप्त करते हैं फल और सब्जियां। ये क्या है, हमारे लिए ये भोजन है और वो पौधों के लिए भी भोजन है। तो ये खुद से बनाते हैं, पौधे जो हैं वो खुद से बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है स्वपोषी पोषण, और इस प्रकार के पोषण को कहा जाता है स्वपोषण। और विषम पोषण वो होता है जहाँ पर हम अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जैसे हम किस पर आश्रित रहते हैं, जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन मतलब इंसान, या सभी एनिमल्स, सभी जानवर, जो सभी एनिमल्स और मानव और ह्यूमंस हैं, हम लोग पौधों पर और जानवरों पर, जो मांसाहारी हैं वो जानवरों पर डिपेंड रहते हैं, और ह्यूमंस क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे बताते हैं, सर्वाहारी होते हैं। तो विषम पोषण मतलब जब किसी दूसरे पर हम लोग आश्रित रहें उसको कहा जाता है विषम पोषण। ठीक है, या हेट्रोट्रॉफिक, इंग्लिश में कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्वपोषी प्रक्रिया जो है ये होती कैसे है। ठीक है, स्वपोषण या फिर स्वपोषी पोषण, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए ये प्रक्रिया होती है सिर्फ हरे पौधों में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये बात। स्वपोषण कहाँ होगा, सिर्फ हरे पौधों में। क्यों होता है, कैसे, क्योंकि हरे पौधों के पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। इसे हिंदी में कहा जाता है हरित लवक। देखिए बच्चों, हरित लवक के बारे में कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो मैं आप एक बार बता देता हूँ। हरित लवक पौधों की कोशिका का एक अंग होता है। ठीक है, कोशिका का अंग है, कोशिका का अंग। और ये हरित लवक काम क्या करता है, हरित लवक सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसके अंदर जो रसायन पाया जाता है उसके माध्यम से ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। उसके बाद देखिए हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको फोटोसिंथेसिस। उसके आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। स्वयं बनाते हैं, अतः ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, और कैसे बनाते हैं देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों को प्राप्त होती है वायुमंडल से, वायुमंडल से। और यहाँ लिखा हुआ है H2O यानी जल, और जल भी कहाँ से मिलता है पौधों को? जल मिलता है मिट्टी से। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इन दोनों के जुड़ने से और उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से ये लोग बनाते हैं C6H12O6। यहाँ पे होगा ग्लूकोज, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, C6H12O6 होगा, ठीक है। एक बार इसको सही कर देते हैं। C6H12O6, यहाँ पे होगा O6, इसको कहा जाता है ग्लूकोज। जो पौधे भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। ग्लूकोज क्या था? एक कार्बोहाइड्रेट था। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सारे पोषक तत्वों के बारे में बता दिया है, जिसमें हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पढ़ा था, और ग्लूकोज क्या था? कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज बनता है और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बनती है। अब एक बार देख लेते हैं क्या ये संतुलित है। 6 2 जा 12 और 6 18, यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं। ये होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होगा? सबसे पहले CO2 गैस वायुमंडल से प्राप्त होगी पौधों को, और जल प्राप्त होगा मिट्टी से। उसके बाद सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर ये लोग ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में भेज देते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है बेटा? पौधों से मिलती है। तो पौधे कैसे ऑक्सीजन बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, ठीक है। और अगर आप 11th में बायोलॉजी लेते हैं तो वहाँ पर ये रिएक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। रिएक्शन उसी तरह होती है, बस यहाँ पे थोड़ा आसान विधि द्वारा बताया गया है। तो वहाँ पे जो रिएक्शन बताया गया है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको आप लोग देखिएगा। देखिए रिएक्शन वो होती है 6CO2, जैसे यहाँ पर 6H2O लिया गया है, जल के 6 अणु लिए गए हैं, उसी तरह वहाँ पे दिया जाएगा जल के 12 अणु, ठीक है। और उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल वो तो दोनों रहेगा ही, ठीक है। और ये क्या बनाएगा? C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाएगा, प्लस 6O2 बनाएगा, और उसके बाद प्लस 6H2O बाहर निकलेगा, ठीक है, प्लस 6H2O बाहर निकलेगा। तो ये जो अभिक्रिया है यही मेन है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ ये वाला याद करना है। ये है 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड के लिए, आगे के बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो H2O निकाले हुए हम लोग बाहर, ये H2O पत्तियों से बाहर निकल जाता है, ठीक है, रंध्र के माध्यम से। रंध्र नाम सुना है? रंध्र भी एक पत्तियों का भाग है, कोशिका ही है एक प्रकार की, जहाँ से जो जल जो होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे, इसके बाद है विषम पोषण। पहला हमने स्वपोषण पढ़ चुका, अब उसके बाद विषम पोषण। देखिए विषम पोषण या विषम पोषी पोषण, इसको कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखिए ये क्या होता है? जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, क्योंकि हमें मालूम है हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, हम लोग अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं हैं, बल्कि हम लोग अपना भोजन पकाते हैं, क्या? मैंने ये आपको बताया था कि हम लोग अपना भोजन पकाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं नहीं बनाते, अपितु मतलब बल्कि भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाते हैं या पदार्थों का उपयोग करते हैं। दूसरे जीवों को कौन खाते हैं? जो जंतु मांसाहारी होते हैं वो खाते हैं, ठीक है, या पदार्थों का उपयोग करते हैं। पदार्थ जैसे फल सब्जियां जो हमें पौधों से प्राप्त होती हैं, हम उनका उपयोग करते हैं, इसलिए हम स्वपोषी पोषण करते हैं, ठीक है। सॉरी,
स्वपोषी नहीं, विषमपोषी पोषण करते हैं। अब उसके बाद देखिए विषमपोषी जीवों के प्रकार क्या क्या प्रकार हैं। इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी मतलब जो सिर्फ घास पत्ती ये सभी चीज़ें खाते हैं, उनको शाकाहारी कहा जाता है। जैसे गाय भैंस आदि ये सब शाकाहारी होती हैं, जो सिर्फ घास खाती है पत्ती खाती है। और उसके बाद ये था पहला नंबर, और ये दूसरा मांसाहारी। मांसाहारी जो सिर्फ दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं, उनको मांसाहारी कहा जाता है। जैसे शेर चीता आदि ये सब क्या है, सिर्फ ये जानवरों को खाते हैं, ये कभी भी पत्तियों को नहीं खाते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी ऐसे जीव हैं जो किसी भी मरे हुए जीव के ऊपर अपना बसेरा बना लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके रहते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं किसी मरे हुए जीव पर या फिर कोई गिरे हुए पेड़ पर, वहाँ पे जाके रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण होता है कवक, ठीक है, कवक भी एक जीव है। और उसके बाद कुकुरमुत्ता को हम लोग मशरूम भी कहते हैं। मशरूम, जैसे मशरूम जो होता है वो गिरे हुए पेड़ों पर ज़्यादातर उगता है आदि, इन ये सभी मृतोपजीवी होते हैं। उसके बाद लास्ट होता है परजीवी। अब ये परजीवी जो है ये किसी जिंदा इंसान के या फिर जानवर के शरीर पर जाके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे जूं, जैसे हमारी बाल में जो जूं लग जाती है ना, जानते ही होंगे आप, तो जूं जो होती है वो परजीवी होती है। ये हमारे बालों से पोषण को निकालती है और उसी का उपयोग करती है। और उसके बाद एस्कैरिस एक केचुए की तरह दिखने वाला प्राणी है। जैसे कहा जाता था ना कि पेट में केचुआ हो गया है, तो वो केचुआ नहीं होता है, वो होता है एस्कैरिस। जब ये हमारे पेट में हो जाता है तो ये हमारे पेट के कोशिकाओं को खाने लगता है, जिसके कारण दर्द होता है, इसी को एस्कैरिस कहा जाता है। और ये होता है परजीवी, ठीक है, आदि। उसके बाद आदि, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए उसके बाद इम्पॉर्टेंट हेडिंग है संतुलित आहार। संतुलित आहार, और इंग्लिश में कहा जाता है बैलेंस डाइट। संतुलित आहार या फिर बैलेंस डाइट। तो देखो बच्चों, हमारे जो भोजन होता है हमारा, उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो एक ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है, एक बार फिर से सुनना, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, ऐसे भोजन को या फिर ऐसे आहार को जो हम लोग भोजन करते हैं उसको हम लोग आहार भी बोलते हैं ना। तो ऐसे आहार को कहा जाता है संतुलित आहार, जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो। अभी पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं, जैसे पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको ज़रूर याद होगा कि पहला जो पोषक तत्व था हम लोग ने पढ़ा था प्रोटीन, उसके बाद फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी क्या हैं, पोषक तत्व हैं। और इसका कार्य हमारे शरीर में अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा भोजन जहाँ पर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, ऐसे भोजन को कहा जाता है संतुलित आहार। देखिए उसके बाद इसका परिभाषा, ऐसा भोजन जिसमें कई पोषक तत्व या सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, ठीक है, जितना हमें ज़रूरत है उतनी मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसको कहा जाता है संतुलित आहार। यह सबके शरीर, ठीक है, सबके शरीर व आयु के अनुसार अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, यह सबके शरीर और आयु के अनुसार, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे या बड़े लोग, उन सब के लिए जो आहार होता है वो अलग अलग होता है। मतलब कि छोटे बच्चे कम खाना खाते हैं लेकिन उनको पोषण की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। बच्चे हैं तो कम ही खाना खाएंगे ना, लेकिन वो बढ़ती हुई अवस्था में होते हैं, इसलिए उन्हें पोषण की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और जो बड़े लोग हैं या फिर जो ज़्यादा काम करते हैं, उनको ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उम्र और शरीर के हिसाब से ये जो आहार होता है ये अलग अलग हो सकता है। सभी लोग एक ही प्रकार का खाना नहीं खा सकते हैं, ठीक है। जैसे जो ज़्यादा वर्क कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, उसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए उसके बाद है एक हेडिंग कुपोषण। कुपोषण का मतलब होता है जब हमें उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है और हमारा शरीर किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग कुपोषण। ठीक है, कुपोषण का एक बार परिभाषा देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन, आहार में पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण होता है। अब इस कुपोषण में जो बच्चा होगा वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, यानी वृद्धि नहीं कर पाएगा, या तो उसका शरीर बहुत पतला होगा या फिर उसके शरीर का विकास नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम लोग कुपोषण कहते हैं। अब देखिए उसके बाद है जंतुओं में पोषण के पद। पोषण के पद को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन। पाचन, ठीक है। पाचन में पहला नंबर है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, दूसरा नंबर है पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल विसर्जन। जो हमारे अंदर पोषण होता है वो किन किन क्रियाओं में, किन किन स्टेप में बटा हुआ है वही यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है जब हम भोजन को खाते हैं अपने मुख द्वारा, भोजन को खाना, इसको कहा जाता है अंतर्ग्रहण। और भोजन को खाने के बाद हमारे भोजन का पाचन होता है। पाचन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अवशोषण। अवशोषण मतलब जब हमारा पचा हुआ भोजन को शरीर अवशोषित करता है उसको अवशोषण कहते हैं। उसके बाद होता है स्वांगीकरण। और ये जो अवशोषित भोजन है, अवशोषित भोजन, इसका सही जगह पर उपयोग होना, सही जगह पर भेजना स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद मल विसर्जन। मल विसर्जन, जो मल है, मल मतलब बचा हुआ जो भोजन है, वेस्ट मटेरियल है जो खराब है, जिसका हमें उपयोग नहीं है, उस चीज़ों को बाहर निकालना मल विसर्जन कहलाता है। तो जंतुओं में पोषण के पद इतने होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद है हमारे पास हेडिंग, इम्पॉर्टेंट हेडिंग है ये, मनुष्य की आहार नाल में पाचन। इम्पॉर्टेंट, मनुष्य की आहार नाल में पाचन। आहार नाल क्या होता है? जहाँ से हम लोग अपना आहार यानी भोजन खाते हैं उसको आहार नाल कहा जाता है। ठीक है, आहार नाल में बहुत ढेर सारी रचनाएं हैं, वो अभी हम लोग पढ़ते हैं। और मेन टॉपिक है हमारा पाचन, कि पाचन की क्रिया होती कैसे है। ठीक है, तो देखिए पाचन में सबसे पहले हम लोग भोजन कहाँ से खाते हैं? मुख से अपने। ठीक है, मुख से, जिसको हम लोग मुख गुहा भी बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं माउथ कैविटी। मुख गुहा या माउथ कैविटी। तो देखिए बच्चों, हमारे मुख के अंदर सबसे पहले क्या क्या होता है? पहले तो हमारे मुख के अंदर होता है दांत, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग भोजन को काटते हैं, दांत होता है। उसके बाद क्या होता है? जीभ होती है। ठीक है, जीभ। और उसके बाद कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि, जैसे लार निकलता है मुख में, आप जानते होंगे लार, तो लार ग्रंथियों के द्वारा ही लार निकलता है। और इस लार में एक रसायन, एंजाइम पाया जाता है जिसको टाइलिन बोलते हैं, जिसके द्वारा भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। जो हमारा मुख होता है ना, वहाँ पर ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो देखिए मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है। पहला चीज़ है कि लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि, ये लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि के अंदर होता है टाइलिन, एंजाइम का नाम है, और इसी का दूसरा नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, इसी टाइलिन को ही बोला जाता है सलाइवरी एमाइलेज। अब ये करता क्या है? देखिए इसका मेन काम क्या है। यह मंड को, मंड हम लोग ने पढ़ा था कि ये होता है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, और ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा है कि मंड होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब पोषण में, अब पाचन में होता क्या है कि जो जटिल चीज़ें होती हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाती हैं। तो जो मंड होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट,
वो शर्करा यानी सरल कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। शर्करा को हम लोग सरल कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है, सरल कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। टाइलिन का कार्य क्या है, देखिए यही कार्य है इसका, मंड को यानी स्टार्च को, मंड को स्टार्च भी बोलते हैं हम लोग, जो कहाँ पाया जाता है, आलू में और चावल में, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन आलू और चावल इसके मुख्य उदाहरण हैं। यह बदल देता है शर्करा में, किसको, मंड को शर्करा में बदल देता है। जैसे आप इसका एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जब आप लोग रोटी खाते हैं, ठीक है, रोटी के अंदर क्या है, गेहूं है, और गेहूं में भी स्टार्च थोड़ी मात्रा में पाया जाता है या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग रोटी खाते हैं तो कुछ देर खाते रहने पर हमें वो थोड़ी सी मीठी लगने लगती है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप एक बार ट्राई करके देखना। जब हम थोड़ी देर तक उसको अपने मुंह में लिए रहते हैं तो वो थोड़ी देर समय बाद मीठी लगने लगती है। क्यों लगने लगती है, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। किसके द्वारा शुरू हो जाता है, टाइलिन के द्वारा। टाइलिन एंजाइम है जो लार ग्रंथि में पाया जाता है, लार ग्रंथि से निकलता है और हमारे लार में पाया जाता है, ठीक है। लार, मुख में लार बनती है, सभी लोग जानते हैं, देखा भी है। तो लार में जो टाइलिन एंजाइम है इसी के द्वारा मंड शर्करा में बदलता है, और जो हम रोटी खा रहे हैं वो हमें मीठी लगने लगती है। तो यही था उसका प्रैक्टिकल, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। एक और लाइन लिख देते हैं यहाँ पर कि लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती हैं और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देते हैं, पाचन शुरू हो जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, हमारे मुख गुहा से शुरू होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए उसके बाद जो हमारा मुख गुहा है उसके अंदर का दूसरा भाग होता है जीभ, ठीक है, जीभ। जैसे यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, ये जीभ है। अब इस जीभ के ऊपर बहुत ढेर सारे दानेदार संरचना पाई जाती है। आपने देखा होगा अपने जीभ के ऊपर कि दानेदार संरचना पाई जाती है। अब ये जो दानेदार संरचना है इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट बड, इंग्लिश में टेस्ट बड। टेस्ट मतलब स्वाद। इन्हीं टेस्ट बड के द्वारा हमें खाने में जो स्वाद है, मीठा, तीखा या फिर नमक का स्वाद, ये सभी हमें पता चलता है जीभ के द्वारा। तो दूसरा भाग था मुख गुहा का, जीभ के द्वारा। इसका कार्य क्या है, इसके ऊपर पाया जाता है टेस्ट बड, जिसके वजह से हमें स्वाद का पता चलता है। और उसके बाद दांत यानी हमारे तीत। अब देखिए तीत का मुख्य कार्य है, दांत का मुख्य कार्य है। दांत क्या करते हैं, दांत हमारे भोजन को चबाते हैं, उसको काटते हैं और पूरी तरह से पीसते हैं, जिसके वजह से हम आसानी से उसको निगल सकते हैं और हमारा पाचन आसानी से होता है। तो देखिए चार प्रकार के हमारे अंदर दांत पाए जाते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा अग्र चवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। जो कृंतक होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंसीजर, ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है इंसीजर। और इसकी संख्या एक तरफ 4 होती है, एक तरफ मतलब ऊपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ 4। दूसरा कैनाइन या फिर रदनक, इसकी संख्या होती है ऊपर की तरफ 2 और नीचे की तरफ 2। ये हमारे 2 दांत है ना, मतलब 2 तरह से होते हैं, देखिए यहाँ ऊपर और यहाँ पर। उसके बाद अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक होते हैं 4, ठीक है, ऊपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ 4। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्री मोलर। उसके बाद चवर्णक, यह दांत हमारे सबसे पीछे की ओर होते हैं, ठीक है, और इसकी संख्या होती है 6, ऊपर की तरफ 6 और नीचे भी 6। इसको कहा जाता है मोलर। अब उसके बाद फिगर में हम लोग देख लेते हैं, देखिए फिगर इसके आगे भी है। यहाँ पर सबसे पहला क्या था, इंसीजर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंसीजर, ठीक है। इंसीजर का कार्य क्या है, जो हमारे सबसे आगे वाले दांत हैं 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, इसका कार्य होता है भोजन को काटना। जैसे रोटी खाते हैं या बिस्किट खाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले अपने आगे वाले दांतों से उसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो इंसीजर का कार्य होता है काटना
ठीक है। उसके बाद ये जो बगल में है इसके कैनाइन, यहाँ पे रहेगा ये तीर, कैनाइन। जो ये कैनाइन दांत है उनका आकार कुछ इस तरह का होता है। आपने चारों दांतों के बगल में जो दांत होगा उसको देखिएगा तो वो थोड़ा नोकीला दिखेगा आपको, ठीक है। इसी को कहा जाता है कैनाइन। तो ये ऊपर की तरफ दो होता है, यहाँ यहाँ, और ऐसे नीचे की तरफ होता है यहाँ, ठीक है। तो इसका कार्य होता है भोजन में, ऐसा भोजन खा रहे हैं जिसको हमें फाड़ने की ज़रूरत है, ठीक है, फाड़ने की। जैसे कोई चिपचिपा पदार्थ खा रहे हैं तो उसको ये फाड़ता है, क्योंकि ये नुकीला होता है इसलिए वो फाड़ने का कार्य करता है। और उसके बाद पीछे के, सबसे पीछे के जो प्रीमोलर अग्र चौड़लक या फिर चौड़लक, मोलर को कहते हैं चौड़लक, जैसे अभी पीछे पड़ा था, और इसको कहा जाता है अग्र चौड़लक। जो हमारे पीछे के सभी दांत होते हैं प्रीमोलर और मोलर को मिला के, उनका कार्य होता है भोजन को अच्छी तरह से चबाना और पीसना, ठीक है। तो ये दांत के बारे में समझ में आ गया। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला चीज़ तो हो गया, पाचन में सबसे पहला चीज़ था मुख गुहा, और मुख गुहा में क्या क्या होता था वो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद दूसरा चीज़ है ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी। ग्रसनी को दूसरा कहा जाता है निगल द्वार, द्वार कहा जाता है, निगल द्वार, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको फेरिंग्स। देखिए जब हम भोजन खाते हैं और उसके बाद भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारे गले में जाता है, ठीक है। तो गले को हम लोग कहते हैं निगल द्वार, जहाँ से भोजन हमारे नीचे पेट में जाता है, जिस रास्ते से जाता है उसी को कहा जाता है निगल द्वार या फिर ग्रसनी। और उसके नीचे होती है ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं ईसोफेगस, ग्रास नली या ईसोफेगस। और एक दूसरी बात, जो हमारा सांस लेने का एरिया होता है और भोजन का एरिया होता है वो दोनों एक ही होता है, ठीक है। ग्रसनी में ही फेरिंग्स में, और जब हम लोग श्वसन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एक दूसरा नाम लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग श्वास नली बोलते हैं। जो हमारी ग्रसनी है और श्वास नली वो एक ही होती है। श्वास से जो वायु जाती है वहाँ पर हम लोग लैरिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, और जब ग्रसनी द्वारा भोजन जाएगा तो वहाँ पर हम लोग फेरिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ग्रसनी और ग्रास नली क्या है, जहाँ से हम लोग का भोजन नीचे पेट की तरफ या आमाशय की तरफ जाता है, गले से जाता है, उसी को हम लोग ग्रसनी और ग्रास नली कहते हैं। ग्रसनी कहाँ पे होती है, मुख से लेकर के गले तक, और उसके नीचे ग्रास नली होती है, ठीक है, उसके नीचे होती है ग्रास नली। अब देखिए ग्रास नली के बाद हमारा भोजन पहुँचता है आमाशय में, ग्रास नली के बाद हमारा भोजन पहुँचता है आमाशय में या स्टमक में, और इस आमाशय को ही हम लोग कहते हैं पेट। जो साधारण भाषा होता है उसी में पेट कहा जाता है, आमाशय को ही पेट कहा जाता है। देखिए आमाशय होता है एक सी आकार की नली, आमाशय में होती है एक सी आकार की नली, ग्रहड़ी, जिसको हम लोग ग्रहड़ी कहते हैं, इसके नीचे होती है, ठीक है। आमाशय के नीचे एक सी आकार की नली होती है जिसको हम लोग ग्रहड़ी कहते हैं, ग्रहड़ी। उसके बाद आमाशय में क्या क्या पाया जाएगा, देखिए आमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस। जठर रस ही एक रसायन है, ठीक है, जिसको हम लोग HCl अम्ल भी बोल सकते हैं, जठर रस या फिर HCl अम्ल। अब ये HCl अम्ल करता क्या है, जो हमारा भोजन है ना उसी को पूरी तरह से वो पचा देता है। HCl भोजन को पचाना शुरू कर देता है, ठीक है, भोजन को पचाना शुरू कर देता है। यहाँ पर प्रोटीन का भी पाचन होगा और यहाँ पर मिनरल्स का भी पाचन होगा, और उसके बाद जब वो छोटी आंत में जाएगा तब उसका अवशोषण होगा। तो उसके आगे देखिए जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, ठीक है। अब इस जठर रस में क्या क्या होता है, देखिए HCl, पहला चीज़ है HCl। HCl क्या है, अम्ल है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसको आप लोग रसायन विज्ञान में, विज्ञान के ही रसायन विज्ञान के पार्ट में पढ़ेंगे। HCl क्या करता है, भोजन को गलाता है, ठीक है, भोजन को गलाता है। और हम भोजन के अंदर, अगर हम लोग भोजन खा रहे हैं और उसके अंदर कोई भी रोगाणु आ गए हैं, रोगाणु मतलब जो हमें रोग फैलाते हैं, तो ये उसको भी मार देता है, क्योंकि ये इतना पावरफुल होता है
कि ये सभी चीज़ों को गला देता है। अगर देखिए हमारे जो वायुमंडल है उसमें बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया हमेशा उड़ते रहते हैं, ठीक है। और पता नहीं कब हम लोग कौन सा भोजन खाते हैं, जैसे बाहर के भोजन है वो खुले रखे हुए हैं तो उसमें कई बार मक्खियाँ बैठ जाती हैं। मक्खियों के बैठने से वहाँ पर रोगाणु आ जाते हैं। अब यही रोगाणु को मारता है ये, ठीक है। जब इनकी संख्या कम होती है तभी HCl मार पाता है। अगर संख्या ज़्यादा होगी तब HCl काम नहीं करेगा। और उसके बाद दूसरा एंजाइम है पेप्सिन। दूसरा एंजाइम है पेप्सिन। एंजाइम या फिर रसायन इसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंजाइम या रसायन, जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़े थे टाइलिन एंजाइम, वैसे ही ये सभी भी एंजाइम्स हैं। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाता है। देखिए नाम से याद रखिएगा, प से पेप्सिन और प से प्रोटीन। ये पेप्सी वाला नहीं है, ठीक है बच्चों, पेप्सिन है ये। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को पचा के क्या करेगा, प्रोटीन को पचा के ये बना देता है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड, ठीक है। उसके बाद रेनिन, देखिए रेनिन पचाता है दूध को, ठीक है। रेनिन पचाता है दूध को। उसके बाद है लाइपेज, और ये लाइपेज पचाता है वसा को। तो हमें ये बात याद रखना है कि पेप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को, ठीक है। रेनिन किसको पचाता है, दूध को। और लाइपेज किसको पचाता है, वसा को, ठीक है। वसा या फैट, वसा या फैट, ठीक है। दूध को क्या हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क, ये मिल्क को पचाता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया आपको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए इसके बाद ग्रहणी, आमाशय के नीचे एक सी आकार की नली होती है जिसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं। एक बार मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, फिगर है लास्ट में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने शुरू किया था जीवा, जीवा यानी जीव। जीव के बाद ग्रसनी, इसको ग्रसनी कहेंगे, ये मुख है। ये जो पूरी है यही है ग्रास नली या ग्रसनी। इसके बाद ये सबसे पहले आता है आमाशय में, ठीक है। आमाशय में आता है हमारा भोजन। उसके बाद ये जो आपको सी आकार की नली दिख रही है यहाँ पे, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रहणी, ग्रहणी। इधर बगल में ये पित्ताशय है और ये यकृत है यानी लीवर, यकृत, लीवर और पित्ताशय, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, ये सभी एंजाइम को रिलीज करते हैं, कुछ रसायन को रिलीज करते हैं जिनके द्वारा हमारा पाचन अच्छे से हो पाता है। चलिए फिर से उसी स्लाइड पे आ जाते हैं। कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पर। देखिए अब ग्रहणी के पास क्या क्या होता है। ग्रहणी के आसपास होते हैं दो ग्रंथियाँ, जिसको कहते हैं हम लोग यकृत यानी लीवर, ठीक है। और दूसरा अग्न्याशय यानी पैंक्रियास, इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियास। ग्रहणी क्या था, एक सी आकार की नली जो हमारे आमाशय से, मान लेते हैं हम इस तरह का आमाशय है हमारा, और एक सी आकार की नली निकली होती है, सी आकार की। ये देखिए ये होती है सी आकार की, इसी को हम लोग ग्रहणी कहते हैं। और इसके पास में ही होता है लीवर मौजूद और पित्ताशय मौजूद, ठीक है। और अग्न्याशय, ये सभी क्या है, ग्रंथि हैं। देखिए लीवर में क्या होता है, पहला बात इसको मिटा देते हैं। देखिए लीवर में पाया जाएगा पित्ताशय, और पित्ताशय में होगा पित्त रस निकलेगा, ठीक है। पित्ताशय से निकलेगा पित्त रस। लीवर में क्या है, लीवर के पास है पित्ताशय, और पित्ताशय से निकलेगा पित्त रस। अब ये पित्त रस जो निकलता है ये एक पित्त नली से जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये पित्ताशय है, ठीक है, मान लेते हैं ये पित्ताशय है, और ये जो नली जा रही है ये है पित्त नली। ये जो हार्मोन को, सॉरी एंजाइम को रिलीज करेगा, निकालेगा, वो इसी नली में से जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रहणी भोजन की अम्लता को समाप्त करता है एवं वसा को पचाता है। ग्रहणी का काम क्या है, यानी लीवर का काम क्या है, यह अम्लता को, अम्लता मतलब जो HCl था, HCl क्या है, अम्ल है, तो उसके द्वारा भोजन में अम्लता आ जाती है, ये इसको समाप्त करता है और वसा को भी पचाता है। जो वसा नहीं पच पाया था उसको भी पचाता है ये, ठीक है। तो यकृत में क्या है, पहला चीज़ पित्ताशय,
पित्ताशय से निकलेगा पित्त रस, और ये पित्त रस पित्त नली के द्वारा आगे जाएगा। आगे जाने के बाद ये वहाँ ग्रहणी के नली में जुड़ जाएगा। ग्रहणी के नली में जुड़ने के बाद ये वहाँ से नीचे छोटी आंत में चला जाएगा। ठीक है, अभी आगे हम छोटी आंत भी पढ़ेंगे, वो उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो पहला एक बार फिर से पढ़ देख लेते हैं। क्या था? पित्त रस कहाँ से निकलता था? पित्ताशय से, और पित्त नली के द्वारा ये नीचे छोटी आंत में चला जाएगा। और इससे होता क्या है? ग्रहणी भोजन की अम्लता को समाप्त करता है और वसा को पचाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आग्नेयाशय। आग्नेयाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथि, आग्नेयाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? बस एक चीज़ याद रखिएगा कि पित्ताशय आग्नेयाशय में से हार्मोन और एंजाइम, ठीक है, हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं, इसलिए इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसको बस याद रखिएगा कि क्यों कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं। देखिए आग्नेयाशय कहाँ है? आग्नेयाशय है ग्रहणी के पास, और इससे निकलता है आग्नेयाशयी रस जो ग्रहणी में जाता है। ठीक है, ग्रहणी में जाने के बाद ये जो एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम इससे निकलते हैं? पहला तो आग्नेयाशय रस था, उसके बाद कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे देखिए। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन। पहले एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन को पचाता है, लेकिन वो पूरी तरह नहीं पचा पाता है। ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह ना पचा पाए, और अगर पूरी तरह नहीं पचा पाता है तो यहाँ पर आने के बाद उसके बाद ही हमारा प्रोटीन पच जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज हम लोग पढ़े थे मुख गुहा में भी। ठीक है, मुख गुहा में भी एमाइलेज पढ़े थे। किसमें? टाइलिन में। तो एमाइलेज भी क्या करता था? वहाँ पर मंड को पचाता था, यानी कार्बोहाइड्रेट को। तो यहाँ पे भी ये मंड को ही पचाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद लाइपेज। लाइपेज इसके पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये वसा को पचाता है। तो जो चीज़ पहले नहीं पची थी, यहाँ पर आके वो पच जाती है पूरी तरह से। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद ग्रहणी के बाद भोजन आता है हमारा छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत होती है एक पाइप के आकार की, बहुत लंबी होती है। ठीक है, पाइप के आकार की होती है। कैसी? इस तरह की। देखिए कुछ सांप के आकार का बना दिया है, लेकिन ये इसी तरह की होती है। ठीक है, इसी तरह की होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। हाँ अब ठीक है। चलिए देखिए, इसको इरेज कर देते हैं पहले। काम भी नहीं कर रहा है ये तो। हाँ अब हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हो गया है। हाँ तो देखिए हम लोग कहाँ पर थे? छोटी आंत के बारे में बता रहे थे। छोटी आंत का आकार होता है एक पाइप की तरह। ठीक है, पाइप की तरह लंबी सी पतली सी होती है। देखिए पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर होगा क्या? जो पित्ताशय के बाद भोजन आएगा, ठीक है, पित्ताशय और आग्नेयाशय के से जो रस निकलता है, एंजाइम निकलता है, वो भोजन में मिल जाता है। उसके बाद अमाशय के बाद वो ग्रहणी में आता है। ग्रहणी के बाद आएगा हमारे छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में आने के बाद यहाँ जो भोजन पच चुका है, ठीक है, भोजन पच चुका है, वो भोजन का होता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब है जो भोजन पच गया है, भोजन जो पचा है उसके अंदर क्या क्या है पहले ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, भोजन जो पचा है उसके अंदर क्या क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट पचा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये पच करके हो जाएगा ग्लूकोज में बदल जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज में बदल जाएगा। प्रोटीन पच के बदल जाएगा अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में या अम्ल में। और जो हमारा फैट है,
फैट बदल जाएगा लिपिड में, ठीक है, लिपिड में, ठीक है। तो ये सब जो पच चुका है, अब इन सभी का अवशोषण होगा। अवशोषण का अर्थ होता है जो पचा हुआ भोजन है उसका रक्त में घुलना। अब रक्त में घुल के क्या होगा उसका, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे पूरे शरीर में रक्त दौड़ रहा है, ठीक है, रक्त हमारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है, और ये जो पचा हुआ भोजन है वो रक्त में अवशोषित होगा। रक्त में अवशोषित होने के बाद वो हमारी सभी कोशिकाओं के पास जाएगा, ठीक है, सभी कोशिकाओं के पास पहुंच जाएगा। रक्त में अवशोषित होने के बाद भोजन हमारा सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। देखिए अभी ये कैसे होता है प्रक्रिया, अभी हम लोग जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर पचे हुए भोजन का सबसे पहले ये पढ़ लीजिए कि अवशोषण होता है, अवशोषण शुरू हो जाता है, ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। देखिए आंत के अंदर क्या है, आंत की ग्रंथियाँ हैं, आंत रस पाया जाता है और एंजाइम पाया जाता है। देखिए पहला चीज़, यहाँ पर जो भी चीज़ों का अवशोषण पाचन नहीं हुआ था उन सभी चीज़ों का पाचन फिर से होगा। जो पिछले पाचन नहीं हुआ था उन सभी चीज़ों का पाचन फिर से होगा। पहला इरेप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। माल्टेज, माल्टोज का पाचन करेगा, ठीक है, माल्टोज क्या है, उसका प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। लैक्टेज, लैक्टेज करेगा लैक्टोज का पाचन। लैक्टोज हमारा पाया जाता है मिल्क में, लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में। जो मिल्क में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको हम लोग लैक्टोज बोलते हैं, लैक्टोज, जिसके कारण मिल्क मीठा लगता है, दूध मीठा लगता है। उसके बाद है सुक्रेज, सुक्रेज करता है सुक्रोज का पाचन, ठीक है, सुक्रोज का पाचन। और उसके बाद लाइपेज, लाइपेज हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइपेज करता है वसा का पाचन। तो जब हम लोग पाचन पढ़ चुके हैं तो ये फिर से क्यों हो रहा है जानिए। कभी कभी ऐसा परिस्थिति होता है कि हमारा पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता है, तो अगर कुछ भी संख्या में, कुछ भी मात्रा में अगर पाचन बचा हुआ है तो वो आंत में आने के बाद, छोटी आंत में आने के बाद पूरी तरह से पच जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी परिस्थिति में अगर बचा हुआ है पचना तो वो पूरी तरह से पच जाएगा। अब पचने के बाद क्या होगा, अवशोषण होगा, ठीक है, पचने के बाद अवशोषण होगा। देखिए यहाँ पे नीचे एक लिखा हुआ है नोट में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट, आंत में, आंत में पाए जाते हैं रसांकुर। रसांकुर क्या है बताते हैं अभी। देखिए रसांकुर या विलाई, विलाई होते हैं जो अवशोषण में सहायक होते हैं। किस तरह से, देखिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं पहले, ठीक है, अब इस पे मैं आपको बताता हूँ कि ये रसांकुर है क्या। देखिए हम एक सीधा पाइप बनाते हैं, ठीक है, सीधा पाइप। अब ये जो पूरा बनाए हैं ये मान लीजिए आंत है, ठीक है, मान लेते हैं आंत है। उसके बाद ये जो रसांकुर हमने पढ़ा अभी, रसांकुर, ये क्या होता है पहले इसको देखते हैं। ये जो सीधा पाइप है इसके अंदर होगा अवशोषण। अवशोषण होगा कैसे, यहाँ पर जो भी पदार्थ रहेगा, जैसे अमीनो अम्ल हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो सब इसके दीवारों पर रहेंगे, ठीक है। और दीवारों पर रहने के बाद यहीं पे कोशिकाओं की ब्लड की नसें पाई जाती है, ब्लड की नसें। तो नसों में क्या होगा, रक्त होगा, और यहाँ पर ये जाके अवशोषित हो जाएगा, ठीक है, यानी उसके अंदर चला जाएगा, रक्त के अंदर चला जाएगा। तो जब रक्त के अंदर चला जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं। ये रसांकुर पाया जाता है आंत की दीवारों पर, आंत की दीवारों पर, इस तरह से है। ये वह है नॉर्मल स्थिति, ठीक है, सामान्य में। और जो रसांकुर पाया जाता है वो इस तरह का होता है, उंगली के समान संरचना होती है जिसको हम लोग रसांकुर कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रसांकुर। ये रसांकुर करते क्या हैं, ये पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको बढ़ाने की वजह से अवशोषण बढ़ जाता है, यानी अवशोषण ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए ये जो था ये एक सीधा पाइप था और इसका आकार, इसका लंबाई था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से कर दें, घुमा के कर दें, तो इसका लंबाई ज़्यादा हो जाएगा ना, इसका लंबाई ज़्यादा नहीं होगा। देखिए अगर इसको खोलते हैं हम लोग तो इसका लंबाई ज़्यादा होगा, यानी इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो वहाँ पे अवशोषण बढ़ जाएगा। यानी ये अवशोषण होने के लिए क्या ज़रूरी है, जगह का ज़रूरी है। ढेर सारी जगह रहेगी तो वहाँ पे ज़्यादा अवशोषण होगा, तो यहाँ पे जगह क्या है, ज़्यादा है। ये सब क्या है, ये जो उंगली समान संरचना बनाए हैं इसी को हम लोग रसांकुर कहते हैं।
कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं बताइए, छोटी आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, छोटी आंत की जो दीवार है उसी में बहुत लाखों की संख्या में ये रसांकुर होते हैं, उंगली के समान संरचना वाले, जो पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है। और अवशोषण अगर बढ़ जाएगा तो अवशोषण बढ़ने से क्या होगा, हमारे शरीर में ज़्यादा अवशोषित होगा। क्या अवशोषित होगा, पोषक तत्व ज़्यादा अवशोषित होंगे। ठीक है, और जब ज़्यादा अवशोषित होंगे तो हम क्या होंगे, हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया रसांकुर क्या होता है। एक बार फिर से देखिए, रसांकुर होता है इस तरह उंगली समान संरचना का, और उंगली समान संरचना का होने के कारण ये क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। क्षेत्रफल के बढ़ाने से अवशोषण भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग थे यहाँ पर छोटी आंत वाले में। देखिए, छोटी आंत में पाया जाता है रसांकुर। यहाँ पे थे हम लोग रसांकुर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विलाई। इसका कार्य अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिसके कारण अवशोषण भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो ब्लैंक पेज था। हाँ, अब देखिए बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत में पचने के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत में हमारा भोजन आ गया। ठीक है, यहाँ बड़ी आंत में आने के बाद जो हमारे भोजन में जल है या फिर जो हम जल पीते हैं उसका अवशोषण होता है। ठीक है, जल का अवशोषण होता है। और आप सभी को मैंने बताया था कि जो खनिज लवण पाए जाते हैं वो जल में भी पाए जाते हैं, खनिज लवण जल में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि जल का जब अवशोषण हो रहा है तो उसी के साथ खनिज लवण का भी अवशोषण होगा। ठीक है, खनिज लवण का भी अवशोषण जल के साथ होगा। कहाँ पर होगा, हमारी बड़ी आंत में होगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब पॉइंट पढ़ते हैं। पचा हुआ भोजन छोटी आंत से यहाँ पे आता है। ठीक है, छोटी आंत से यहाँ पे आता है। आंत के चारों ओर ब्लड की नसें होती है। ठीक है, आंत के चारों ओर होती है ब्लड की नसें, जैसे वो दीवार बताया था मैंने आपको। ठीक है, ब्लड की नसें थी यहाँ पे बहुत सारी ब्लड की नसें होती हैं जो पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती है। और बड़ी आंत में भी उसी तरह से जल का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखते हैं उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक। यहाँ तक हमारा पाचन पूरा हो गया। ठीक है, अब ये जो भोजन पूरा पच चुका है, अब इसमें से जो भी खराब चीज़ें हैं वो हमारे मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाएगी। ठीक है, वो हमारे मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाएंगी, यानी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे। तो यही पूरी पाचन की प्रक्रिया थी। एक बार इसको फिगर में देख लेते हैं हम लोग। देखिए फिगर में देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग जीभ वाला पढ़ चुके हैं, यहाँ से ग्रास नली पढ़ चुके हैं। ग्रास नली में जाने के बाद ये आता है अमाशय में। ठीक है, ये था अमाशय। इस तरह का अमाशय होता है हमारा। ठीक है, अमाशय में क्या होगा, प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाएगा और भी चीज़ों का पाचन शुरू हो जाएगा। इसके बगल में है यकृत और यहाँ पर है पित्ताशय। ठीक है, और ये जो है ये ग्रहणी, ग्रहणी के पास क्या था, यकृत था और पित्ताशय था। इसके अंदर से जो एंजाइम निकलते थे वो एक नली के द्वारा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद ये जाता है छोटी आंत में। देखिए जो मैंने पाइप की तरह संरचना बनाई थी वो है छोटी आंत। ठीक है, ये है छोटी आंत। यहाँ पर पचे हुए भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है, सभी चीज़ों का अवशोषण होने लगता है यहाँ पर। अब छोटी आंत से जाने के बाद ये आता है बड़ी आंत में। ये है बड़ी आंत। ठीक है, ये है बड़ी आंत, बृहदान्त लिखा हुआ है, बड़ी आंत है यहाँ पर। और ये वाला छोटी आंत है। देखिए यहाँ पे होता है जल का अवशोषण, और उसके बाद ये जो नीचे बना हुआ है इसको कहते हैं हम लोग मलाशय। मलाशय, यहाँ से जो वेस्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब इस पूरे पाचन प्रक्रिया को हम लोग एक वीडियो द्वारा अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए एक वीडियो, इसको जी ओपन हो चुका है। आवाज़ बंद कर देते हैं इसका। देखिए शुरू से करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये है हमारा मुख, ये है हमारा मुख। ठीक है, यहाँ पे है मुख। ठीक है, अब ये जो मुख है इससे भोजन जा रहा है। ठीक है, इससे भोजन जा रहा है, इससे भोजन जा रहा है माउथ से। और ये ईसोफेगस लिखा हुआ है, यानी ग्रास नली।
ठीक है, ये ग्रास नली या फिर ग्रसनी, यहाँ से भोजन जाता है हमारा। सबसे पहले यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन शुरू हो जाने के बाद ये ग्रसनी से सीधा हमारे अमाशय में आता है। इसको स्टमक भी कहते हैं इंग्लिश में, अमाशय को। ये जो बना हुआ है लाल कलर का, ये है लीवर या फिर यकृत। इसके बगल में है पित्ताशय, ये जो हरा कलर का बना हुआ है। अब देखिए इसके अंदर से 2 ठो नली निकली हुई है और ये नली ही ग्रहणी में आ जाती है। ठीक है, ये नली आ जाती है ग्रहणी में। ग्रहणी में आ जाने के बाद ये फिर जाती है छोटी आंत में, यहाँ से जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में सभी चीज़ों का अवशोषण होता है और फिर बड़ी आंत में जाने के बाद जल का अवशोषण होता है और ये होता है मलाशय, जहाँ से मल हमारा बाहर निकल जाता है। तो एक बार वीडियो को पूरा देख लेते हैं शुरू से। तो देखिए यहाँ से भोजन आ रहा है। ठीक है, भोजन आ जाने के बाद पहले इसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया और स्टमक में जाने के बाद फिर ये ग्रहणी थी, यहाँ गया। फिर उसके बाद ये आ जाएगा छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसके बाद ये चला जाएगा बड़ी आंत में, यहाँ से होते हुए चला जाएगा ये बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट में एनस, एनस कहते हैं मलाशय को। ठीक है, एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, माउथ के द्वारा अंदर गया, फिर उसके बाद ईसोफेगस या ग्रास नली द्वारा पेट में गया हमारे स्टमक में। उसके बाद स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, और उसके बाद एनस द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया? आई होप समझ में आ चुका होगा सभी चीज़ें आपको। तो देखिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ाई की है। तो यहाँ तक हमारा पाचन पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि पोषण के प्रकार क्या क्या होते हैं। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण को पढ़ा था। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। उसके बाद हमने पढ़ा स्वपोषण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यहाँ पे जो नीचे बताया था मैंने, ये हाई स्टैंडर्ड के लिए है, मतलब 10th के लिए तो नहीं है, लेकिन 10th में आपको ये याद करना है और उसके बाद ये वाली प्रक्रिया होगी। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद विषम पोषण पढ़ा, विषम पोषण के 4 प्रकार पढ़े। ठीक है, और उसके बाद पढ़ा हमने संतुलित आहार, और संतुलित आहार में कमी से होने वाला कुपोषण पढ़ा था उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा जंतुओं में पोषण के पद। ठीक है, जंतुओं में पोषण के पद, जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल विसर्जन। स्वांगीकरण क्या था? स्वांगीकरण के द्वारा जहाँ पर हमको जिस पोषक तत्व का ज़रूरत है, हमारे शरीर में जिस अंग में पोषक तत्व का ज़रूरत है वहाँ पर वो पोषक तत्व पहुँच जाता है। कैसे? पाचन के द्वारा, अवशोषित होने के बाद स्वांगीकरण प्रक्रिया के द्वारा पहुँच जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पाचन के बारे में। देखिए पाचन यहाँ से शुरू हुआ था हमारा। मुख गुहा में लाल ग्रंथि पाई जाती थी और उसके अंदर पाया जाता था टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता था। ठीक है, इसमें एक प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया कि आप रोटी खाओ और रोटी को कुछ देर अपने मुंह में लिए रहो। ठीक है, मुख में लिए रहो और आपको कुछ समय बाद वो हल्की मीठी लगने लगेगी। तो आप एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मुख गुहा के बाद हमारा भोजन, मुख गुहा के अंदर क्या क्या था? जीभ और दांत, इन सभी का कार्य हमने पढ़ लिया और दांत के कितने प्रकार थे वो पढ़ा। अब उसके बाद दांत की संरचना पढ़ी थी कि आगे कौन से होते हैं और पीछे कौन से होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रसनी और ग्रास नली, जहाँ से भोजन हम लोग लेते हैं, और गला जो होता है वहाँ पे एक नली होती है जिसको ग्रसनी बोलेंगे, और उसके नीचे की नली को हम लोग बोलेंगे ग्रास नली। जहाँ से ग्रास नली में होने के बाद हमारा भोजन चला जाता है पेट में, पेट या अमाशय में चला जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्टमक भी बोलते हैं। अब अमाशय के नीचे होती है सी आकार की नली, जिसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है, अमाशय में क्या पाया जाएगा? जठर ग्रंथियाँ, और ये सभी एंजाइम पाए जाएंगे। और एंजाइम का कार्य क्या है? इन सभी चीज़ों को पचाना। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा ग्रहणी के आसपास कौन सा होगा? ग्रंथि होगी। ठीक है, यकृत, यकृत होगा पहला चीज़, और उसके बाद अग्न्याशय होगा, और इन सभी का कार्य हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत में क्या होगा? जो हमारा भोजन पच चुका है, प्रोटीन पच गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट पच गया, अब इन सभी का क्या होगा? अवशोषण शुरू हो जाएगा,
अवशोषण में क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया मैंने। अवशोषण का मतलब क्या होता है, जो सभी पोषक तत्व हमारे पच चुके हैं, ठीक है, पच चुके हैं, जो हमने भोजन खाया था, तो उसके बाद पचने के बाद इनका अवशोषण शुरू होगा। अवशोषण में ये सभी पोषक तत्व रक्त में चले जाते हैं, और रक्त में जाने के बाद ये सभी कोशिकाओं में, क्योंकि हमारा रक्त पूरे शरीर में फैला हुआ है, और सभी कोशिकाओं में पहुंचते हैं, और सभी कोशिकाओं में पहुंचने के बाद कोशिका उसको ग्लूकोज को ग्रहण कर लेती है, और ग्लूकोज को लेकर वो ऊर्जा बनाती है, जिसके वजह से हम लोग जीवित रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे रसांकुर पाया जाता है। एक उंगली के समान संरचना पाई जाती है अमाशय की दीवार पर, जिसको रसांकुर बोलते हैं, ठीक है, जिसको रसांकुर बोलते हैं, जो क्या करता है, पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, यानी जो जगह थी वहाँ पर उसको बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, इसको हमने एक स्लाइड में पढ़ चुका है, आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या करता था, पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा देता था, जिससे अवशोषण बढ़ जाता था। उसके आगे छोटी आंत में आने के बाद हमारा भोजन आता है बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, जल का, और जल के साथ साथ ही खनिज लवण का, क्योंकि जल में ही खनिज लवण पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने देखा इसका फिगर और एक वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की। तो आई होप आपको ये पाचन वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और इसे उस बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो इस समय कक्षा 10 में है और 2025 में बोर्ड परीक्षा देंगे। तो ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। तो आपको लेक्चर कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।